एंड प्रिपरेशन पॉइंट से मैं रविंद्र कुमार जोशी आपके लिए लेके आया हूँ थ्योरम 1.4 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इरेशनल प्रूफ करना। तो अगर ये इरेशनल प्रूफ करने से पहले मैं इसे रेशनल प्रूफ करूँ जो कि नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब अगर रेशनल प्रूफ नहीं हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, वो नंबर क्या है अपने आप में, वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, और उसके लिए मैं सबसे पहला मेथड जो लगा रहा हूँ उसमें कुछ स्टेप्स हैं। ठीक, इसमें मैंने दो पोर्शन दिए, एक ब्लैक और एक रेड पोर्शन। ब्लैक पोर्शन जितने क्वेश्चंस आएंगे वो ब्लैक पोर्शन वाले जो क्वेश्चंस होंगे अगर इस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, रूट्स की फॉर्म में आ रहे हैं और कोई वैल्यू आगे नहीं दी गई है, तो आप उसको इस मेथड से प्रूफ करेंगे। और अगर रूट के आगे कोई वैल्यू दी गई है तो आप इसको एक अलग मेथड से, लगभग सिमिलर मेथड ही है, कोई अलग मेथड नहीं है, थोड़ा सिमिलर, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बस उसी को हम लोगों ने यहाँ चेक करना है। और वही मैं आपको इजीली पैटर्न में बता दूंगा। तो इसका सबसे पहला स्टेप 1 होगा कि हमें इसे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करना है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ये है कि हम इसको पहले रेशनल प्रूफ करते हैं। ठीक है, रेशनल प्रूफ करते हैं। ठीक, और रेशनली प्रूफ नहीं हो पाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा नंबर। स्टेप टू कह रहा है कि रेशनल नंबर की क्या क्या आपकी डेफिनेशंस हैं, क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, उसको ये फॉलो करना चाहिए। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर की क्या क्या टर्म्स हैं। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वो है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, पहली चीज़। दूसरी, क्यू की वैल्यू जो होती है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन। तीसरी कंडीशन, पी और क्यू दोनों को प्राइम होने चाहिए, पी एंड क्यू दोनों ही को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, कुछ भी फैक्टर आ जाता है 1 के अलावा, तो इसका मतलब ये है कि वो को प्राइम नहीं है, और वो को प्राइम नहीं है तो वो रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल है। यहाँ तक कि आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम इसको प्रूफ करते हैं। हम मानते हैं √2 आपका रेशनल है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, पहली चीज। यानी कि √2 इंटू क्यू, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब मैंने इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। √2 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 क्या वैल्यू देगा? 2 देगा। क्यू स्क्वायर हमारा ये है ही, ये हमारे क्या है? पी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप देखिए, ये मेरी बन गई एक टर्म। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि अगर पी स्क्वायर क्यू से 2 से डिविजिबल है, तो पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, तो थ्योरम 1.3 कह रही थी, थ्योरम 1.3 याद है कि अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी आपका 2 से डिविजिबल होगा, याद है आपको? यानी कि ये हमारी एक, ये भी एक टर्म आई है। अब यहाँ पर अब 2 लिखा हुआ है तो कोई मुझे कांस्टेंट भी तो लेना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू सी इज इक्वल टू पी। ठीक है, या अब मैंने ये टर्म क्यों ली, पहले इसको समझ लेते हैं। इसलिए ली क्योंकि देखो 2 इंटू सी इज इक्वल टू पी। मान लीजिए पी मेरे पास कोई वैल्यू आती है 6, तो ये 6 वैल्यू तब आएगी ना जब इसकी वैल्यू 3 होगी, 2 इंटू थ्री। ठीक है ना, तो इसीलिए मुझे अपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए यहाँ ही कांस्टेंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये वैल्यू की जगह पे मैं अगर 8 लिख दूँ, तो देखिए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? अगर ये 2 है तो इस सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसका मतलब कि मुझे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा अपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए। ठीक है, इसीलिए ये मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं, अब ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं और क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पी की वैल्यू तो हमारे को निकल ही गई है। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू निकाल के देखिए जरा। 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये है हमारी इक्वेशन। पी स्क्वायर की जगह पे मेरे को क्या रखना है? पी की जगह पे क्या रखना है? 2c। तो 2c मैंने यहाँ रखा और ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, यानी 2 इंटू क्यू का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हुआ? 2 इंटू क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर। अब ये 2 2 जा 4, ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बचा
2c का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ भी तो वही बात हो गई कि अगर हमारा क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा है वो क्यू आपका 2 से भी डिविजिबल होगा। अब आप यहाँ पर समझ लिया आपने, यहाँ पूरा क्वेश्चन कर लिया एक तरीके से। अब यहाँ देखिए आपके पास p की वैल्यू क्या आई 2 और q की वैल्यू क्या आई 2, यानी कि 2 जो है इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर भी आ गया है ना। तो यानी कि 2 इनका एक कॉमन फैक्टर भी आ गया है, और ऊपर वाले थ्योरम के हिसाब से 1 ही केवल इनका फैक्टर होना चाहिए था। अगर 2 आया है तो 1 तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, ये बात भी अंडरस्टूड है। तो लेकिन यहाँ आप देखिए 2 आ गया साथ में, है ना। तो 2 इंडिकेट क्या कर रहा है, 2 इंडिकेट कर रहा है कि ये कोप्राइम नहीं है। ठीक है, ये कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। अगर ये रेशनल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, ये इरेशनल है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आराम से प्रूफ कर सकते हैं। ओके।